नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज मैं बात करूंगा 30 मई दिन शनिवार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए मैं देखता हूं कि 30 मई के लिए आपके लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहती है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 800 किलोमीटर, समझ ध्यान दें, 800 किलोमीटर सड़क में हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया है। तो हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट है क्या? तो राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट के तहत सड़क के दोनों ओर औषधीय मूल्यों वाले पौधों का रोपण करेगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सड़क के दोनों ओर क्या कैसी फसल लगाई जाएगी? औषधीय फसल। औषधीय फसल अगर समझ में नहीं आ रही, जैसे कि नीम हुआ, एलोवेरा हुआ, अश्वगंधा हुआ, ये ऐसी फसलें हैं जो कि कैसी श्रेणी में आती हैं? आपकी औषधीय फसलों में श्रेणी में आती हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार एक प्रोजेक्ट लॉन्च की करेगी, इसका नाम है हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट। आपको सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कि कितने किलोमीटर में लागू किया, ये कौन सा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को आप याद रखिएगा, ये 800 किलोमीटर जो बताया जा रहा है, ये 18 जिलों में यानी कि 18 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत यह प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। तो अगर कोई जिले की संख्या पूछता है, कितने जिले चयनित किए गए हैं? 18 जिले। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को शुरू किया है। आई होप समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस 29 मई को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है ये? तो यह दिन 2900 यानी कि 3900 से अधिक जो शांति सैनिक हैं, जिनका शांति स्थापना करने में ही इनका निधन हो गया, यानी कि मृत्यु हो गई, उन्होंने जान गंवा दी, उनकी स्मृति में उनको याद करने के लिए 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है। अब मैं बात करूं कि ये 29 मई को क्यों मनाया गया बेसिकली, तो पहली बार यूनाइटेड नेशन ने पीस कीपिंग मिशन जो है 29 मई 1948 को स्थापित किया था। यानी कि पहली बार यूनाइटेड नेशन ने शांति स्थापना के लिए जो मिशन शुरू किया था वो 29 मई 1948 के दिन ही प्रारंभ किया था। मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र मिशन की या संयुक्त राष्ट्र शांति जो मिशन चल रहा है वर्तमान में, उसका काम क्या है? जो इसके तहत जो टुकड़ी होती है, जो सैनिक होते हैं, वो शांति बहाली का काम अलग अलग देशों में करते हैं, जिन देशों की स्थिति अच्छी नहीं है या अंदरूनी युद्ध के शिकार हैं। ठीक है, तो ये काम होता है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का, जो शांति स्थापित सैनिक होते हैं उनका काम होता है। उन्हीं की स्मृति में ये 29 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 22वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, ध्यान दें इस शब्द के ऊपर कि 22वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई। वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, इस परिषद की स्थापना, किस परिषद की? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की स्थापना 2010 में किसके, कौन वित्त मंत्री था? हमारे प्रणब मुखर्जी द्वारा की गई थी। और काम क्या करेगी यह परिषद? यह परिषद वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र में विकास हो पाए, वित्तीय में स्थिरता बनी रहे और अंतर नियामक समन्वय, वित्तीय समावेशन यानी वित्त का कैसा समावेशन किया जा सके, और वित्तीय साक्षरता जैसे मुद्दों से संबंध रखती है। यानी कि अब आपको क्लियर होना चाहिए कि इस विकास परिषद का काम क्या है। तो काम मैंने नीचे बाकायदा लिख रखा है, पता रखें, और कब स्थापित हुई और किसके समय काल में स्थापित हुई थी, ये भी मैंने आपको यहाँ पर निहित करके रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कोविड-19 के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के परीक्षणों को रोक लगा दिया है। देखिए, परीक्षण में रोक लगाने का काम क्यों? आप अगर देखें तो डब्ल्यूएचओ ने कुल 4 मेगा ट्रायल शुरू किए थे। इनमें मैंने जो आपको लिख रखा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या लोपिनावीर या रितानोवीर या इंटरफेरॉन रेमडेसिविर, लोपिनावीर, रितोनावीर, ये थोड़ा सा अजीब से नाम है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली आप इतना याद रखिएगा कि हमारी जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो भारत लगभग 125 से अधिक देशों को क्या कर चुका है? प्रेषित कर चुका है। इस दवा के ऊपर डब्ल्यूएचओ ने ट्रायल करने से मना कर दिया, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने जब ट्रायल किया तो इसे सुचारू रूप से कोविड-19 का इलाज नहीं पाया। लेकिन हमारी आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने क्या कहा है, जब तक कोविड-19 की कोई विकास वैक्सीन डेवलप नहीं होती है, तब तक हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का ही उपयोग करेंगे। डब्ल्यूएचओ अभी फिलहाल इनके ऊपर ट्रायल करेगा। ठीक है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ऊपर ट्रायल कर लिया, लेकिन अब क्या करेगा? इनके ऊपर काम करेगा। जो भी निर्णय आएगा क्रमबद्ध तरीके से जांच करेगा कि किससे बन सकती है वैक्सीन। अगर इनसे भी नहीं बनती है तो एक एक करके निकाले जाएंगे बाहर भी। ठीक है, और ये वही 4 ट्रायल हैं, मेगा ट्रायल हैं, जो कि अलग अलग देश प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि क्या, हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत सारे देश क्या होंगे? लोपिनावीर का प्रयोग कर रहे होंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन अभी आपको डब्ल्यूएचओ ने क्या कर दिया? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के परीक्षणों को रोक लगा दिया है, निकाल दिया है ट्रायल के बेस से। ठीक है, चलिए आप आगे देखते हैं क्या होता है।
आगे है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर का प्रारंभ किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर का प्रारंभ किया है, क्या होगा उद्देश्य? रजिस्टर में अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखना होगा, इसका मेन मोटो है। जब अगर हम डेटाबेस बनाए रखेंगे तो हम आसानी से किसी भी व्यक्ति को ट्रेस कर पाएंगे, किस व्यक्ति को कैंसर है, किस व्यक्ति को टीबी है, किस व्यक्ति को मलेरिया है, तो सारी चीज़ों को बेहतर ढंग से डेटाबेस के माध्यम से हम क्या कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे। राज्य में लगभग 6.5 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण किया गया है इसके तहत डेटाबेस बनाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटक राज्य के जुड़ी हुई ये खबर, ठीक है। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हालिया जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार 9 करोड़ 60 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। और जो ये योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, ठीक है। इसी योजना से मुख्य रूप से ये लाभ दिया गया है गरीबों के कल्याण के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के योजना की बात, तो लॉकडाउन के बाद यानी कि अप्रैल से, मार्च में तो लॉकडाउन ही लगा है, अप्रैल और मई के बीच में लगभग 1900 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए इसी योजना के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए। यह योजना गोरखपुर से प्रारंभ हुई थी, मैं बार बार डिस्कस करता हूँ इस बात को, तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। बेसिकली बात करूंगा मैं पीएम किसान योजना की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट यानी कि एनडीबी के नए अध्यक्ष के रूप में ब्राजील के पूर्व उप अर्थव्यवस्था मंत्री, उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्कोस प्राडो ट्राइजो को नियुक्त कर दिया है किसके अध्यक्ष के रूप में, एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के। उन्होंने किसका स्थान लिया है, केवी कामत का। जब न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में की गई, जो भी ब्रिक्स देशों ने मिलकर के स्थापना इसकी की, कि ब्रिक्स देशों में अगर आवश्यकता पड़ेगी धन की तो क्या करेंगे, ब्रिक्स देशों से ही समूह बना करके उस राशि को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। 2014 में इसकी स्थापना की गई थी चाइना में, और चाइना में पहली बार जब तय हुआ था कि पहला इसका अध्यक्ष भारतीय ही बनेगा, उसके बाद भारतीय अध्यक्ष के बाद ये दूसरे व्यक्ति हैं जो इसके अध्यक्ष पद पर काम करेंगे। कौन, ब्राजील के पूर्व उप अर्थव्यवस्था मंत्री मार्कोस प्राडो ट्राइजो। तो केवी कामत का स्थान उन्होंने रिप्लेस कर दिया है, केवी कामत अपनी सेवाओं से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हाल ही में भारत के अनिल किशोर को क्या किया गया, उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, दूसरी इंपॉर्टेंट है कि अनिल किशोर क्या हो जाएंगे, उपाध्यक्ष की भूमिका अदा करेंगे। मैं बार बार कहता रहता हूँ, न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित किया गया एक समूह है जो कब 2014 में स्थापित हुआ, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ ने 750 मिलियन यूरो को कोविड-19 रिकवरी फंड के रूप में देने की घोषणा करी है। कितने फंड को, 750 बिलियन यूरो को। यूरो करेंसी है बेसिकली यूरोपीय कंट्रीज की मैक्सिमम। तो इस फंड का उपयोग देशों में क्या किया जाएगा, कोविड-19 के कारण होने वाली गहरी मंदी से उबरने के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो ये ईयू का मेन उद्देश्य होगा, यानी कि यूरोपीय यूनियन का मेन मोटो यही होगा, ठीक है, कि मंदी से थोड़ा बाहर आया जाए। अच्छा, राशि तो आपको याद रखनी है। कुछ आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तय करके रखे हुए हैं। जैसे पहला प्रश्न तो यहीं से, ईयू में कितने देश वर्तमान में शामिल हैं, पहला प्रश्न, ईयू में वर्तमान में कितने देश शामिल हैं। दूसरा प्रश्न, WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बाकायदा आप मुझे ये बताएंगे। तीसरे प्रश्न की बात करूं तो न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, ये आप मुझे मेंशन करके बताएंगे। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कर्नाटक के सीएम और राज्यपाल कौन हैं। कर्नाटक के सीएम और राज्यपाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये आपके आज के 4 क्वेश्चन थे कि यूरोपीय यूनियन में कुल कितने देश हैं, और उसके अलावा WHO की स्थापना कब हुई, और इसके अलावा एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, और कर्नाटक के सीएम और गवर्नर कौन है। तो ये टोटल 4 प्रश्न थे। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर करके दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत इन प्रश्नों को समझने में आती है, कोई दिक्कत आती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप पूछिएगा। मैं निश्चित रूप से हर प्रश्न का उत्तर देता हूँ। और उसके अलावा अगर आप कमेंट को गलत भी करते हैं, जैसे कि आज के मैंने कल जो क्वेश्चन पूछे थे, मैंने यहाँ पर सही कराने का भी प्रयास किया है, तो आप परेशान ना हों। आप निश्चित रूप से अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।